हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुगमंत क्लासेस अगेन। और हम लोग अभी आज फोर्थ पार्ट में आ चुके हैं। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के ऊपर बात करने वाले हैं। समझेंगे कॉन्सेप्ट, चलिए। अब न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहले क्या बोलता है वो देखेंगे हम लोग। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। पता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा वो आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने बोला है। आगे बढ़ते हैं कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, और उसको समझने के लिए हम ये डायग्राम पे आ जाते हैं। नाउ व्हाट दिस डायग्राम सेज इज कि दो ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट है ये वाला ब्लू कलर में जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आप लोगों को। ऑब्जेक्ट है तो उसका मास भी होगा, मतलब उसके मास को, पहले ऑब्जेक्ट के मास को हमने m1 ले लिया। दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट कर रही, ये एरोज में उन्होंने इंडिकेट किए हैं। एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दोनों आपस में ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, करेक्ट, अट्रैक्ट करेंगे। और ये दोनों को एक सेपरेटेड डिस्टेंस के बीच में रखा है, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, d। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के सेंटर्स के डिस्टेंस क्या है, यानी सेंटर से लेके दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर्स को अगर हम लोग ने देखा तो दोनों के डिस्टेंसेस सेंटर से मैच किए जाते हैं। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका डिस्टेंस यहाँ से नहीं लिया जाएगा, यहाँ से दोनों के एजेस से नहीं लिया जाएगा, वहाँ से लिया जाएगा जहाँ पे दोनों के मासेस का कॉन्सेंट्रेशन का सेंटर है, वहाँ से लिया जाएगा। अब ये बॉल का कॉन्सेंट्रेशन सबसे मास का ज़्यादा कहाँ पर होगा, सेंटर पे होगा, यानी सबसे ज़्यादा मास का जो वेट होगा वो सेंटर से आ रहा होगा। इसीलिए सेंटर का भी एकदम मिडिल पॉइंट जो होगा वहाँ से इन दोनों के डिस्टेंसेस का काउंटिंग किया जाएगा। ठीक है, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्टेटमेंट को याद कैसे रखना है। ठीक है, ये लॉ हो गया अब हमारा। अब इसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे दो सिंपल से इक्वेशंस बनाए। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को ही देखकर हमें याद रखना है। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस दैट इज m1 इंटू m2। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये याद रखना है तुमको। ये सारा फर्स्ट स्टेटमेंट याद हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देख रहे हो, ये रिलेशन याद रखना है, ऑटोमेटिकली दूसरा भी आप लोगों को याद हो जाएगा। सो आँख बंद करके आप लोग सीधा एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर लो। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a definite force, and this force is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखने के लिए कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो ये m1 और m2 क्या है वो हमने पहले ही देख लिया है। कौन है वो दोनों भी बॉडीज़ के, यानी दोनों भी ऑब्जेक्ट्स के मासेस हैं। पहले ऑब्जेक्ट का m1 तो दूसरे का m2। उसी तरह दोनों को कितने आपस एक दूसरे से कितने दूरी में रखा गया है, डिस्टेंस d। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। नेक्स्ट इज, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड किया जाए इसका, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। दोनों भी इक्वेशन को उन्होंने साइमल्टेनियसली क्लब कर दिया है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो हमें पता है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट कौन है, g। द कांस्टेंट हियर इन दिस केस इज g। ठीक है, तो ये g हमारा कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया गया है, g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, और जब जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछा जाए तो ये पूरा आपको उतार देना है। बहुत सिंपल है, 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। पहला है स्टेटमेंट, करेक्ट। डायग्राम हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। डायग्राम्स विल गिव यू एन एज व्हेन यू राइटिंग द आंसर, और उसके डिनोशंस हैं कि किसको क्या बोला गया। फिर फाइनली हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, और फाइनली ये जी क्या है
वो बोलना मत भूलना। 3 पॉइंट में हमारा आंसर खत्म, गेम ओवर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों का यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। मतलब इन शॉर्ट हमने जो अभी फॉर्मूला डिराइव किया है उस न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या क्या क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशंस आ रहे हैं वो हमको समझना है, ठीक है। और किसका वैल्यू बढ़ने या घटने से किसके वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीजेशन मिलेगा, ठीक है। कौन सी वैल्यू बढ़ेगी तो कौन सी वैल्यू गिरेगी, ये हम लोग रिलेशन समझने वाले हैं। इफ़ मास ऑफ वन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज ऑल्सो डबल्ड, ठीक है। यानी मास डबल होगा तो फोर्स भी डबल होगा, मास डबल्स फोर्स डबल्स। इन सिंपल शॉर्ट वर्ड में लिखा है यहाँ पे कि मास डबल हो जाएगा तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है, तो लेट अस से कि हमारा इक्वेशन क्या था, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन था, ठीक है। अब उसी इक्वेशन में हम लोग ने जो m1 की वैल्यू यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मास की वैल्यू को डबल कर दिया है। मान लेते हैं m1 की वैल्यू को हमने 2m1 ले लिया है, तो एक्चुअल इक्वेशन हमारा ऐसे दिखता है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। अभी वही m1 जो है वो चेंज हो जाता है और वो बन जाता है 2m1, करेक्ट, 2m1, m1 बन चेंज होके क्या बन जाता है 2m1। तो मुझे बताओ कि जो भी नए फोर्स की वैल्यू आ रही है उसको हमने f डैश लिया है, ठीक है। नए फोर्स की वैल्यू को हमने f डैश लिया है, तो नया फोर्स जो हम लोग को मिल रहा है m1 की वैल्यू को डबल करने से, तो वो कितने टाइम्स हो रहा है, पुराने फोर्स से डबल हो रहा है। यही तो रिलेशन बोला गया है उन्होंने, ठीक है। इफ मास डबल हो रहा है वन ऑफ द ऑब्जेक्ट का तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। अगर मास दोनों ऑब्जेक्ट का डबल हो गया तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 टाइम्स हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पॉइंट दैट शुड बी रिमेंबर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ सेकंड पॉइंट क्या है, इफ डिस्टेंस इज डबल्ड फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। डिस्टेंस अगर डबल हो जाता है तो फोर्स डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। फोर्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है 4 टाइम्स से। तो फोर्स कितना कैसे डिक्रीज होता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, पुराना डिस्टेंस डबल हो जा रहा है, यानी अब जो पुराना d था वो 2d बनना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बराबर। तो एक्चुअल हमारा जो इक्वेशन था, रिलेशन हमारा ये था, बराबर। तो हमने इसके आगे एक नया इक्वेशन फॉर्म कर लिया है जहाँ पे हम लोग देखने वाले कि अभी d की वैल्यू देखो यहाँ पे 2d हो जा रही है। अब ये 2d d का स्क्वायर था तो ये 2d को भी स्क्वायर जाना चाहिए। तो उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे क्या पता चलता है, आर यू गेटिंग दिस, 4d स्क्वायर हो जा रहा है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन क्या होगा कि ये जो नया इक्वेशन मिला है यानी नया रिलेशन मिला है कि नया जो फोर्स होगा वो पुराने फोर्स का 4 टाइम्स द फैक्टर डिक्रीज करने वाले, क्योंकि डिवीजन है ना गाइस, तो पुराने फोर्स को ये डिवाइड कर रहा है, यानी पुराना फोर्स नए फोर्स से नया फोर्स जो होगा पुराने फोर्स से 4 टाइम्स कम होगा, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। It will be divided by a factor of 4 times. Are you getting this? So यही है, distance double होगा तो force 4 times हो जाएगा। Are you getting this? तो let us move forward to the next point that we need to remember, ठीक है। तो हमें पहला देखना है ये, ठीक है। तो if 2 bodies are spherical, 2 bodies अगर spherical है तो उनका direction of force हमेशा along the line joining the centers of the body and distance between the centers होगा, that is taken to be d, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्ट के बीच का जब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जैसे हम लोग ने फर्स्ट 2 फिगर लिए थे यूनिवर्सल लॉ में और दोनों के बीच सेंटर से हमने डिस्टेंस काउंट किया था, तो अगर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होगा तो उनका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ से हम लोग डिस्टेंस काउंट करेंगे, ये सिंपल सी बात ये बोल रहा है। ये याद करने वाली पॉइंट मुझे नहीं लगता है, बट जस्ट टू रिमेंबर कि ये कहीं आ गया तो तुमको पता होना चाहिए। अगर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा एकदम सेंटर पॉइंट पे होगा और वहाँ से ये लोग डिस्टेंस काउंट करना स्टार्ट करेंगे उसका, ठीक है। और इन केस अगर ऑब्जेक्ट नॉट स्पेरिकल, इफ इट इज़ नॉट अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट देन व्हाट, इरेगुलर शेप होगा, उसका शेप बराबर नहीं होगा, एक रेगुलर फिगर की तरह नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दे दिया है। सो इफ़ यू सी हियर
there is this clear example कि the shape is not regular, in which you can say that here the center to be taken is not exactly at the figure center, वो पता ही नहीं चलेगा. तो हम लोग सबसे ज़्यादा मास जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो शायद यहाँ पर भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे कहीं पे, तो वी डोंट नो दैट पॉइंट. ओके, तो इसलिए हमने कहीं पर भी उसका सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं जहाँ पे हमें लगता है या फिर मैथमेटिकली हमें लगता है कि वहाँ पे पर्टिकुलरली सेंटर पूरे फिगर का मास कॉन्सेंट्रेटेड है. तो पूरे फिगर का मास जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा उस जगह का सेंटर हम लोग कंसिडर करने वाले, जहाँ से हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? होपफुली आगे बढ़ते हैं. अब फाइनली आ जाता है कि ऐसा यूनिट प्रूफ करना है हमें कि भाई ये जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जिसका न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर, ये जो रिलेशन आ रहा है, यूनिट आ रहा है, ये कैसे आता है, हमको इसको प्रूफ करना है. तो इसको प्रूफ करने के पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो क्वांटिटीज़ है उनके यूनिट्स क्या है जो इस प्रॉब्लम में लगने वाले हैं. सबसे पहले तो मैंने बता दिया फोर्स. ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन. ठीक है, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करने वाले हैं. फिर मास जो होगा वो केजी में मेजर होने वाला है. डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस जो होगा वो मीटर्स में मेजर होगा. ओके, आर यू गेटिंग दिस? डिस्टेंस जो होगा वो मीटर्स में मेजर होगा. अब फाइनली हम लोग ये तीनों भी डायमेंशंस को समझ चुके. अब आगे बढ़ते हैं. अब हमारा इक्वेशन क्या बोलता है यूनिवर्सल लॉ का? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. अब मुझे बताओ कि ये सबकी जो बेसिकली यूनिट्स है, हमें पता है, हमें किसका फाइंड करना है? जी का. करेक्ट. हमें F का पता है. m1 m2 दोनों भी क्या है? मासेस है, तो हमको उसका भी यूनिट पता है, मास केजी में होता है. डी क्या है? डिस्टेंस है, तो उसका मीटर में होगा. तो सबसे पहले जिसका नहीं पता है उसको एक साइड में लेकर जाना पड़ेगा. ठीक है, जब हम लोग स्विच कर देंगे, यानी ये डी जो है ये यहाँ चला गया, m1 m2 इस तरफ आ गए नीचे, और ओवरऑल हम लोग ने जी जब लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और राइट को स्विच कर दिया, तो हम लोग ने कैसे दिख रहा है देखो, जी एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2. हम लोगों को जी की यूनिट पता करनी है. ओके, तो हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं. अब F क्या है? F के जगह पे कौन? न्यूटन, तो हमने डाल दिया यहाँ पे न्यूटन. करेक्ट. D क्या है? मीटर्स, लेकिन D पे स्क्वायर है, मतलब मीटर्स पे भी स्क्वायर आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे M1 जो है वो क्या है? M1 मास है, तो kg आ जाएगा. M2 भी मास है, वो भी kg आ जाएगा. kg इंटू kg स्क्वायर हो जाएगा गाइस, तुमको पता ही है. x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर. वैसे kg इंटू kg kg स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सो g विल बी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर. ठीक है, इनवर्स का मतलब नेगेटिव पावर आता है. ठीक है, तो होप यू आर गेटिंग दिस, एंड दिस इज हाउ वी प्रूव दिस होल SI यूनिट which experimentally was solved by Henry Cavendish. और later on जब उन्होंने सारे वैल्यूज़ को पुट करके पता किया, तो ये जो G की वैल्यू है वो एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी हर बार, क्योंकि वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू जो होगी हमेशा से फिक्स्ड होगी, विच विल बी नथिंग बट व्हाट 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ठीक है, पर kg स्क्वायर भी बोल सकते हो और kg इनवर्स स्क्वायर भी बोल सकते हो आप. ठीक है, विच एवर सूट्स यू कैन यूज दैट वर्ड. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. और नेक्स्ट पॉइंट कुछ है नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और होपफुली आप लोगों को सारा वीडियो समझ चुका होगा. अगर कुछ डाउट्स है तो फॉर श्योर यू नीड टू आस्क मी, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. अच्छा लगे ना लगे जो भी है, आपके व्यूज़ ज़रूर डालना, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू इम्प्रूव द कॉन्टेंट. Thank you very much. See you in the next episode of the gravitation series. Okay.